हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज चला रहे हैं और इंडियन पॉलिटी यानी संविधान को बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। इसमें हमने इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर्स में, और हमने रेगुलेटिंग एक्ट को भी कंप्लीट कर लिया था। रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है बिल्कुल ए टू जेड आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपका फिर भी कोई सवाल रह गया है जो आप चाहते हैं कि पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी बता देंगे और कमेंट में भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में फिर अगले कौन से एक्ट आते हैं, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, हमने यहां पर नोट किया हुआ है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और सारी चीजें आपको यहीं ऑन द स्पॉट याद भी हो जाएंगी, क्योंकि समझ में आ जाएंगी तो याद करना फिर कठिन नहीं होता है। अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जिसमें कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस किया था तो उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास, और इसमें शुरू करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट कैसे आता है, क्या वजह थी। देखिए, हमने अभी कुछ ही समय पहले पढ़ा कि हमारा एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और रेगुलेटिंग एक्ट हमारा आया था 1773 में, ऐसा हमने यहां पर पढ़ लिया था। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस एक्ट में कोई ना कोई कमी जरूर रह गई होगी। उसी कमी को पूरा करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, निपटान अधिनियम 1781। अब उसमें जो कमियां उन्हें लगा, उस कमियों की भरपाई के लिए इस एक्ट को भेजा गया। और इस एक्ट में प्रावधान क्या किए गए वो देखिए। पहली बात, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए था, टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, आगे कुछ पॉइंट और, जैसे बंगाल का जो गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। ऐसा क्यों, अब आपको याद कराते हैं कि दरअसल ऐसा ही इसमें क्यों किया गया है। वहां की जो सरकार थी जिसके पास अधिकार था कि भारत के लिए यदि कोई कानून बनाना है तो वहां की संसद बनाएगी। और आप जानते हैं कि संसद में जितने भी नेतागण होते हैं, हमारे भारत को ही देख लीजिए, कोई भी काम नहीं करना चाहता है। इसी प्रकार वहां के लोग भी 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट बना करके भेजते हैं तो इस बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई पावर नहीं देते हैं कि आप कानून बना सकते हैं। कानून वही बनाएंगे लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराएगा आपका गवर्नर जनरल। ऐसे में वहां अपना काम करने के लिए, कम करने के लिए उस काम को, ऐसे में इन्होंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट भेजा 1781 के भाई तुम ही देखो, तुम ही कानून बनाओ, जैसे करना है वैसे करो। तो याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कानून बनाने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया। तो वो गवर्नर जनरल को जो मिलता है वो कब मिलता है, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसमें जो कानून बनाने का अधिकार मिलता है, ध्यान रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिलता है। शॉर्ट में याद कर लेना, बीबीयू। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बीबीयू, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, इसमें कानून बनाने का अधिकार इसे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस कानून बनाने के कारण ही इसे संशोधनात्मक अधिनियम और बंगाल जूरी केयर एक्ट भी कहते हैं। संशोधनात्मक क्यों है, क्योंकि वहां से जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी में तो दोबारा से सुलझा करके इसे भेजा है। ये जो भेजा है एक्ट, वो इसलिए भेजा है क्योंकि उसमें कुछ कमी रह गई थी, इसीलिए इसे अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं, यानी संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं। बंगाल जूरी केयर एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे पावर दी गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना आप पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट पर। इसमें तो आपका कोई कंफ्यूजन अब रहा नहीं होगा, अगर रहा है तो कमेंट करिए, हम बताएंगे। इसके बाद अब अगला एक्ट पढ़ते हैं और उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, यहां पर जो पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है वो 1784 में आ रहा है। ठीक है, 1784 में, यानी उसके कुछ समय बाद ही लाते हैं। जिस समय पर 1781 का आता है उसके कुछ समय बाद आ रहा है ये। तो यहां पर वहां के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पिट्स। जैसे हमारे देश में सबसे कम उम्र के अगर प्रधानमंत्री आपसे पूछता है
तो आप बताएंगे राजीव गांधी। ऐसे ही ब्रिटेन में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे पिट्स। उनके समय पर ही वहां पर एक कानून बनाया गया और उसका नाम ही रख दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान किए हैं, जैसे कि एक 6 सदस्यीय एक बोर्ड बनाया गया, कंट्रोल बोर्ड बना, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। 2 कैबिनेट मंत्री कौन से? वहां उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 कैबिनेट के मंत्री शामिल थे। जैसे हमारे देश में इस समय पर मोदी जी की सरकार है, बाकी कैबिनेट के मंत्री भी हैं, जैसे अमित शाह हैं, जैसे कि आप बाकी वित्त मंत्री को जानते हैं। इस तरह से इनके यहां पर भी 2 मंत्री इसमें शामिल किए गए थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काम जो कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके काम की देखरेख किया करते थे। दैट्स इट, और कुछ काम नहीं था। ठीक है, तो याद रखना कि एक कंट्रोलिंग बोर्ड बनाया जाता है, उसमें 6 सदस्य शामिल किए जाते हैं, जिनमें से 2 सदस्य तो वहां की कैबिनेट के मंत्री ही थे, जिनका काम है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार काम कर रही है, बस उसकी देखरेख करना है। इससे ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी में किया गया, आप पहले बताइए, जब 1773 का एक एक्ट भेजा था, उसमें बताया गया कि गवर्नर जनरल बना है। दूसरा सेपरेट उन्होंने एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया था, और उस सुप्रीम कोर्ट में एक सीजे बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया था। लेकिन समस्या क्या आ रही थी कि वह दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। ऐसे में आपको याद है ना कि हमने जब रेगुलेटिंग एक्ट बताया, उसी के तहत वहां पर एक जो सुप्रीम कोर्ट बना था, उसमें एक केस आता है, नंद कुमार केस। और नंद कुमार कंप्लेन करते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने कुछ पैसे लेकर, 3 लाख रुपए लेकर, एक छोटे बच्चे को, जो कि राजकुमार है, माने कि राजा है, उसके पिताजी नहीं है, माताजी संभालती हैं, तो ऐसे में उसको एक प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने घूस ली थी। इसका किया था ना, इसी वजह से नंद कुमार उसको, राजा नंद कुमार को उल्टा फांसी दे दी गई। जो फरियादी था उसे ही फांसी दे दी गई। इसी वजह से यहां पर इन्हें जरूरी लगा ब्रिटिश की पार्लियामेंट में कि भाई हमें ये इस एक्ट के माध्यम से इनमें सेपरेशन करना होगा, यानी कार्यपालिका अपना काम करे और यहां पर जो न्यायपालिका है वो अपना सेपरेट काम करे, दोनों में कोई एक दूसरे को दखलंदाजी ना दे। एक दूसरे को मीन्स कि न्यायपालिका दखलंदाजी कब देती है? जब कानून के हिसाब से काम नहीं चलता है, तभी न्यायपालिका देती है। तो न्यायपालिका दखलंदाजी दे सकती है, लेकिन अगर कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बट कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो दखलंदाजी देगी। लेकिन कार्यपालिका कभी भी जुडिशरी के काम में दखलंदाजी नहीं देगी। किसी मुजरिम को मुजरिम मानना है कि नहीं, होता है कि नहीं, तो ये डिपेंड करता है आपके एविडेंस पर। ऐसा नहीं है कि किसी के मानने से कोई गलत या सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सेपरेशन किया गया है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, दोनों का सेपरेशन है। आज की डेट में हमारे संविधान में भी ऐसा है, आर्टिकल नंबर 50 में आपका जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन दिया गया है। राज्य का दायित्व बनता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा दे रखा है, आर्टिकल नंबर 50। ठीक है, वो आज के हिसाब से है, बट इसकी शुरुआत जो होती है वो 1784 में होती है। इतने प्रावधान आपको पिट्स इंडिया एक्ट के याद रखने हैं, इससे ज्यादा आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्यादा मत पढ़िएगा, बस इतना काफी है, और इससे ज्यादा है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद समझते हैं कि चार्टर एक्ट में क्या होगा। तो चार्टर एक्ट बताइए, एक एक्ट जो पहले आया था जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सबसे पहले आया है। इसी वाले एक्ट में प्रावधान किया गया था कि 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। अब 20 साल के बाद या तो ट्रेड मोनोपोली का रिन्यू होगा या फिर उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा होगा ना। तो आपको खुद सोचना चाहिए था कि 20 साल के बाद फिर से एक एक्ट आएगा। और सुनिए, इसके बाद फिर से हम बताएंगे, इसके 20 साल फिर बाद आएगा एक और एक्ट। याद रखना है, इस एक्ट में जो मोनोपोली थी, वो जो ट्रेड मोनोपोली थी, व्यापारिक एकाधिकार, उस व्यापारिक एकाधिकार को फिर से 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। याद रखिएगा, 1773 में दिया गया और 1793 में, जो 20 साल हो जा रहे हैं, उसको रिन्यू फिर से कर दिया गया। चाहते तो ये कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यहां पर रिन्यू किया फिर से 20 साल के लिए। इसका मतलब 20 साल पर फिर से एक्ट आएगा, उसमें या तो इसको रिन्यू किया जाएगा या फिर इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकारियों को जो वेतन मिल रहा है, देखो इन लुटेरों को, ये लुटेरे पहले व्यापार करने आते हैं, लेकिन यही लुटेरे अब यहां पर जो राजस्व आएगा भारत से, जो इनकम रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू से वहां की ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को सैलरी दी जाएगी। बताइए क्या विडंबना है हमारे देश की कि ऐसे बगुले जैसे लोग, अंग्रेज टाइप के लोग यहां पर आते हैं और कब्जा कर लेते हैं, और यहीं के रेवेन्यू से वहां की सैलरी जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? याद रखना, एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, हम यहां पर स्टार लगा देते हैं। यहां पर याद रखेंगे, द सैलरी ऑफ ऑफिसर्स वर पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। इंडियन रेवेन्यू से इन लोगों को सैलरी दी जा रही थी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर एक बात और याद रखनी है कि 1793 में कार्नवालिस के द्वारा भारत में, वैसे कहे भारत नहीं, दरअसल ये वहीं पर एक शुरू की जाता है आईसीएस। आईसीएस को बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज जो शुरू की जाती है ये दरअसल की जाती है 1793 में। और कब? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को आईसीएस शुरू किया जाता है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इसमें भारतीय लोग शामिल होते हैं। भारत वाले लोगों को इसमें शामिल होने की आजादी नहीं थी। ऐसे में वहीं की ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं के कर्मचारी लोगों को, ऑफिसर्स को भारत में बड़े बड़े अधिकारी बना करके भेजती थी। उनका जो प्रोसीजर था वो वहां सिर्फ इंटरव्यू और अपना वार्तालाप इस प्रकार का था, कोई टफ नहीं था। ऐसा नहीं था जो कर्मचारी है उसे यहां पर जब भेजते थे तो उसे क्या बना के भेजते थे? आईसीएस। बड़े बड़े अधिकारी आईसीएस बन करके आते थे, ठीक है। लेकिन हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति उस आईसीएस में शामिल नहीं होता था। बात समझ में आ रही है? शामिल कब से स्टार्ट होंगे हम बताएंगे आगे। यहां पर एक बात याद रखनी होगी कि 1793 में किसके द्वारा शुरू किया गया है? कार्नवालिस। एग्जाम में पूछता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है, तो याद रखेंगे कार्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। और इन्होंने 21 अप्रैल 1793 में इसकी शुरुआत की है। इसीलिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे भी मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे कब मनेगा? 21 अप्रैल को। याद रखेंगे। यहां पर आपके कुछ फैक्ट भी तैयार हमने करवा दिए हैं जो कि हिस्ट्री में पूछे जाते हैं और वैसे स्टैटिक में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे लेकिन इसके आसपास जितने भी सवाल बन सकते हैं सबको कंप्लीट करवाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज की अगर बात कहें, यानी सिविल सर्विसेज डे कब मनाते हैं? तो 21 अप्रैल को। आईसीएस किसके द्वारा शुरू होता है? कार्नवालिस को। आगे बढ़ते हैं। अब उसके 20 साल बाद हमने बताया कि उसके 20 साल बाद फिर से आएगा। जैसे कि अभी पढ़ा ना आपने 1793, इसके 20 साल पर या तो रिन्यू होगा या फिर उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप खुद सोच करके बताइए, आपको क्या लगता है? यही लुटेरे इसको दोबारा से रिन्यू करेंगे या फिर इसे कैंसिल करेंगे? आपको क्या लगता है? हो सकता है आपको लगता हो कि इसे दोबारा से रिन्यू करेंगे, तो हाँ जी, इसको रिन्यू करते हैं। लेकिन मतलब दो चीजें केवल इसमें रह जाती हैं, बाकी का समाप्त कर दिया जाता है। तो यहां पर देखिए दो चीजें क्या है? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। सिर्फ दो चीजें रह जाती हैं कि नहीं, अभी भी उस पर किसका अधिकार है? अभी भी 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा दो चीजों को। और वो क्या है? कौन सी? चाय और चीन। याद रखना, एग्जाम में चाय और चीन के अलावा देता है चाय और चीनी। चाय चीनी की बात नहीं कर रहे हैं, चाय पीने वाली चाय और चीनी की नहीं। यहां पर चाय की पत्ती और साथ में चीन जो देश है, इन दोनों के साथ में व्यापारिक एकाधिकार इनके साथ बना रहा अगले 20 साल के लिए। लेकिन बाकी सभी चीजों पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब अब वहां से ब्रिटेन से और भी कोई कंपनी भारत में आकर के व्यापार कर सकती है, जैसे कॉटन का व्यापार, जैसे मसालों का व्यापार। लेकिन चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ऐसा उनके देश के बारे में बता रहे, वहां से कोई और भी कंपनी अब आ सकती है, ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो याद रखेंगे 1813 के एक्ट में क्या किया गया है? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया सिवाय दो चीजों के, और वो है चाय और चीन। चीनी नहीं है, चाय और चीन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा के लिए यहां पर हमारे भारत के लोग न्याय भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए शिक्षा के लिए भी कुछ करिए। मतलब इनसे मांगना पड़ रहा है। और ऐसे में भारत के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा के लिए खर्च किया। अब आप कहेंगे 1 लाख रुपए तो बहुत कम है। हाँ जी, बहुत कम है। लेकिन उस समय पर 1 लाख रुपए, क्योंकि करप्शन नहीं था, 1 लाख रुपए ऊपर से आया। लेकिन बेसिक तक जो लास्ट में जो यूनिट्स होती हैं वहां तक पूरा 1 लाख रुपए लगाया भी गया। ऐसा नहीं है आज की तरह कि सरकार भेजती है 100 रुपए और मिलता है, जिसको मिलना चाहिए 100 रुपए उसे मिलता है 1 रुपया, यानी छन छन के पैसा पहुंचता है। ऐसा उस समय पर नहीं था। आज भी आप देख सकते हैं पुराने से पुराने ब्रिज बने हुए हैं, आज भी काम कर रहे हैं। रीजन क्या है? करप्शन नहीं था। आज की डेट में जो नए नए पुल बनते हैं वो कुछ ही समय बाद झज्जर हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। कारण क्या है? करप्शन ज्यादा है। जितना पैसा फंडिंग में आता है उसमें से लगभग 10% पैसा लगाते हैं, बाकी का सब खाते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 1 लाख रुपए व्यवस्था की गई थी तो 1 लाख रुपए लगा भी। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए गए। तो शिक्षा पर पहली बार खर्च हुए हैं वो कब? चार्टर एक्ट 1813 में। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि चार्टर एक्ट क्या है और भारत शासन अधिनियम क्या है।
आपको इस पे जाना नहीं है, बट हम आपको बता दे रहे हैं। बट आपको जाना क्यों नहीं है, इसका रीजन कि जाने के आप करेंगे ही क्या, आपको केवल और केवल इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं। और वो क्या कि 1813 का एक्ट है, वो तो आप ऑप्शन में देख करके टिक कर लेंगे। बट आपको बता दें समझने के लिए कि जितने भी एक्ट वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट में खुद बैठ करके वहीं बने, वो सारे एक्ट चार्टर एक्ट कहलाई। और जब कभी ये एक्ट भारत में आकर के बनाए, तो ऐसे में ये एक्ट कहलाए, जो भारत में बने वो एक्ट कहलाए हैं भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चार्टर एक्ट वहां की संसद में वहीं पर बने हैं और भारत में आकर के उन्होंने एक्टों ने अपना एक्ट शुरू किया है, तो वो सब क्या है, चार्टर एक्ट है। बट आपको इसके बारे में जानने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप केवल की पॉइंट याद रखिए 1813। ठीक है, आगे 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हमें 1833 का एक्ट पढ़ना है। देखिए हर एक्ट 20-20 साल बाद आ रहा है कि नहीं। अभी जस्ट 1793 में आपने पढ़ा, 1773 में पढ़ा, उसके 20 साल बाद 1793, इसके 20 साल बाद 1813 का एक्ट हो गया, इसके 20 साल बाद 1833 का एक्ट हो। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो 1833 का एक्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। पहला, इसमें व्यवस्था की गई कि पूरे देश का सेंट्रलाइजेशन किया गया, और पूरे देश का सेंट्रलाइजेशन करके इन्होंने जो बंगाल का गवर्नर था, जनरल जो था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया सेंट्रलाइजेशन करके। बात समझिएगा, पहला कि यहां पर एक तो सेंट्रलाइजेशन किया गया है, साथ में अब फिर से सोचिए कि आप जो ट्रेड मोनोपोली की बात कर रहे थे, जिसमें बताया कि ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन, इस पर तो ट्रेड मोनोपोली समाप्त नहीं हुई थी। ऐसे में ये दोनों चीजें भी अब पूरी तरह से समाप्त कर दी, यानी पूरी तरीके से समाप्त हमारा जो ये एक्ट था, कौन सा वाला, जो हम कह रहे थे कि 1773 में जो हमें ट्रेड मोनोपोली दी गई थी, वो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को रिन्यू की गई, उसके बाद चाय और चीन को छोड़ करके समाप्त कर दी गई, और यहां पर अब पूरी तरह समाप्त है। मतलब अब चाय का भी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कोई और कंपनी भी आ सकती है व्यापार करने, चीन के साथ में भी कोई और भी कंपनी कर सकती है, उसके देश की बात कर रहे हैं। बाकी अन्य देश को तो वो रोक भी नहीं सकते थे ना, अपने देश में ही तो किसी कंपनी को इजाजत नहीं देते कि भारत के साथ जाकर के आप व्यापार करिए। तो ऐसे में पहले किसी को इजाजत नहीं थी, लेकिन अब कोई कंपनी अगर भारत में आकर के व्यापार करना चाहती है तो उसे इजाजत मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक। एक तो व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। पूछेगा व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो एग्जाम में जब तक पूरा नहीं लगाएगा तब तक वो 1813 मानता है। 1813 में पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था, वहां चाय और चीन रह गई थी, लेकिन यहां पर पूरी तरह पूछेगा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तब जब तक पूर्णतः नहीं बोलेगा तब तक आप इसको बताएंगे। बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि ऑप्शन में इनमें से एक ही हो तो फिर उसको टिक करना है। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर लगा करके आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी में हमने बताया कि केंद्रीकरण किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंट्रलाइजेशन किया जाता है पूरे भारत में। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको बदल करके अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। यहां पर भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तो यहां पर बना है सबसे पहला विलियम वेंटिक। याद रखेंगे विलियम वेंटिक, यहां पर पहला जो गवर्नर बनेगा कौन सा, भारत का। याद रखिएगा भारत की बात कर रहे हैं, विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक यहां पर बनते हैं। अब आपको बताइए बंगाल का पहला गवर्नर, तो बंगाल का पहला गवर्नर बनेगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का आखिरी गवर्नर तो बनेगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो बनेगा वॉरेन हेस्टिंग। बात समझ में आ गई? ठीक है, गवर्नर जनरल की कह रहे हैं हम। इसके बाद पूछेगा कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल, तो आ जाएगा विलियम वेंटिक। यहां तक तो बात हो गई बंगाल की। इसके बाद कहेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो बताना है विलियम वेंटिक। आपसे पूछा जाए कि बताइए जिस समय पर हमारे यहां पर जो प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई में कौन सा उस समय पर बंगाल का गवर्नर कौन सा था, ये आपको कमेंट करके बताना है। जिस समय पर प्लासी की लड़ाई हुई उस समय पर बंगाल का गवर्नर कौन था, ये बताइए। अगर आप इसका राइट आंसर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका जवाब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे कि बंगाल का गवर्नर कौन था पहला। तो किस समय पर हम पूछ रहे हैं, जिस समय पर हमारी लड़ाई होती है प्लासी की लड़ाई के समय पर। दूसरा सवाल है
पहला तो आपसे सवाल हो गया कि जिस समय पर प्लासी की लड़ाई होती है उस समय पर गवर्नर कौन है, और दूसरा कि जिस समय पर बक्सर की लड़ाई होती है तब बंगाल का गवर्नर कौन था। दोनों के आंसर करिएगा। अगर आपने आंसर सही कर दिए तो मैं मान लूंगा कि हाँ, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप अच्छे से ध्यान देके पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर जवाब दे पाते हैं, जो सही जवाब देगा हम उसका नाम मेंशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में हम एक्सप्लेन भी करेंगे, बताएंगे कि ऐसा क्या है, इसमें आंसर क्या है, ठीक है। जो भी सही आंसर करेगा हम उसका नाम मेंशन करेंगे, जो भी सही कर पाएगा। हमारा पहला सवाल है, प्लासी के युद्ध के समय पर पहला गवर्नर कौन था, मतलब गवर्नर कौन था प्लासी की लड़ाई के समय पर, और दूसरा है बक्सर की लड़ाई के समय पर बंगाल का गवर्नर कौन था। यहां पर तो ये आपको समझ में आ गया है, ठीक। अब आते हैं आगे की स्टोरी पर। अब आपको समझाते हैं कि एक स्टोरी है एक बच्चे की। छोटा सा एक बच्चा होता है। पहले के जमाने में आप जानते हैं कि परिवार में भाई बहन जो होते थे वो 10 12 15 20 अब 7 8 नॉर्मल था, मतलब इतने बच्चे होते थे। ऐसे में अगर किसी परिवार में 10 बच्चे हैं तो बताइए जो बड़ा लड़का है वो बड़ा लड़का छोटे लड़के से, जो घर में सबसे छोटा लड़का है उससे उतना ही बड़ा होता है जैसे जितना गैप एक फादर में और एक बच्चे में होता है, यानी पिता पुत्र में जितना गैप होता है लगभग उतना ही हो जाता है। मान रहे हैं इस बात को? हो जाता है। पहले के जमाने में ऐसा था। एक छोटा सा बच्चा अब अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहा करता था। चूंकि छोटा बच्चा था और बच्चा छोटा है तो लालन पालन उसकी भाभी माँ ने किया, इसीलिए भाभी को माँ कहते हैं। भाभी माँ इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहले जमाने में गैप बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो ऐसे में छोटा जो बच्चा है इसका लालन पालन उसके भाई और उसकी भाभी करते हैं, और भाभी से जब लालन पालन होगा तो भाभी से लगाव होगा, ऑब्वियस सी बात है, लगाव हो जाएगा। उस बच्चे को अपनी भाभी से बहुत लगाव है क्योंकि वो माँ के समान है, माँ की तरह बच्चे की देखभाल की है, यानी देवर की देखभाल की है। ऐसे में अब आगे सुनिए क्या होगा कि एक समय ऐसा आता है कि जो बड़े भाई थे, जो कि पिता के समान उम्र थी उनकी, लेकिन उम्र में तो गैप होगा ही ना, बच्चे की में छोटा बच्चा है और बड़ा भाई है, तो वो भाई जो है बड़े वाले वो एक्सपायर हो जाते हैं। कौन से वाले? वही बड़े वाले जो लालन पालन कर रहे थे। अब भाभी जो है वो विधवा हो जाती है। इसके बाद उस बच्चे के सामने कुछ लोग जबरदस्ती उसकी भाभी मां को खींच करके ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको उस चिता पर जलना होगा जिस पर कि इनके बड़े भाई की चिता को जलाया जाएगा। अब वो बच्चा जो कुछ नहीं जानता है, वो बिल्कुल नया कोरा कागज है, वो देख रहा है इन चीजों को, और बच्चे को भाभी मां से लगाव भी है, तो बच्चे को कष्ट बहुत हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार ये क्या है। उसकी भाभी मां को जबरदस्ती खींचा जा रहा है और उसके बाद उस बच्चे को खींच करके, मतलब बच्चे को साइड में हटा करके भाभी को खींच करके चिता पर रख दिया जाता है, और भाई जो डेड बॉडी थी उसको जला दिया जाता है, भाभी भी ये जो इसने देखा बच्चे ने, इस पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा इस दृश्य का कि इसने सोच लिया कि ये जो चीज है ये बहुत गलत है, और मैं अगर बड़ा होकर के मेरा पहला उद्देश्य यही होगा कि इसको खत्म करूंगा मैं कैसे भी, क्योंकि इस लड़के को कष्ट बहुत होता है। इसीलिए कहते हैं वह जो बच्चा है उस बच्चे का नाम है राजा राम मोहन राय। यही बच्चा बड़ा होकर के राजा राम मोहन राय बनता है और प्रण लेता है कि मुझे अपने जीवन में सती प्रथा का अंत कर। अब सोचिए सती प्रथा कितनी गलत थी। सती प्रथा के बारे में और बातें आपको बताएं कि जिस भी स्त्री का पुरुष समाप्त होता था, तब एक्सपायर होता था, उसकी बॉडी को जलाते थे, साथ में इस स्त्री को भी जलना पड़ता था उस पर बैठ करके। आपका यदि कभी हाथ हल्का फुल्का जल जाए तो आप तिरमिरा जाएंगे, लेकिन किसी इंसान का जिंदा रहते हुए अगर उसकी बॉडी जलती है कितना तड़पेगा वो इंसान। आप सोच के देखिए, हमारे देश में यह कुप्रथा इतनी ज्यादा थी कि धर्म के नाम पर हमारे हिंदू धर्म में इतना ज्यादा सती प्रथा हुआ करती थी और नॉर्मल लगता था लोगों को। लेकिन आज के जमाने में अगर आप सोचेंगे, अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आपको लगेगा मानवता भी कोई चीज होती है। तो ऐसे में वहां पर महिला को रख करके, अच्छा अगर कभी महिला ऑब्जेक्शन उठाती है इस बात का कि मुझे नहीं कराना है, तो जबरदस्ती खींच करके ले जाते थे और उसके बाद उस पर चिता पर ऊपर रखते थे, और चारों तरफ से, क्योंकि आप जानते हैं जब भी किसी चिता को जलाया जाता है वहां पर कोई स्त्री या फिर कोई लड़की नहीं होती है, स्त्री केवल एक ही होगी जिसका दहन किया जा रहा है ऊपर बैठा करके सती प्रथा के तहत, ठीक है। अब वो स्त्री अगर घबराएगी, जलेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, भागने की कोशिश करेगी तो भागने नहीं देना है, चीखेगी, चीखती रहे, क्योंकि जल रही है, जलते टाइम वो अपने आप को नहीं रोक सकती, चीखेगी तो जरूर। तो ऐसे में चीखे, लेकिन उसकी चीख गांव तक ना पहुंचे, तो चारों तरफ उसके घेरोला बना करके जो चिता होती थी और ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे,
ढोल और नगाड़े इसलिए बजते थे जिससे कि उसकी चीख गांव तक ना पहुंचे। बात समझ रहे हैं कितनी गलत थी ये वो प्रथा जिसको हम सती प्रथा कहते थे। इसी बच्चे ने, राजा राममोहन राय ने, एक 1828 में जाकर के राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। आगे मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे आपको बताएंगे सभी के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना की है और 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। लेकिन पूछता है एग्जाम में किसकी मदद से? तो एक्चुअल में उस समय पर सर्वे सर्वा जो था वो तो भाई ये विलियम वेंटिक था ना, ये सबसे बड़ा अधिकारी था, इसीलिए नाम आता है विलियम वेंटिक का, क्योंकि विलियम वेंटिक ने उस समय पर कानून बनवाया और कानून बना करके सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और कोई भी जब करता था उसे गिरफ्तार किया जाता था। तो काम तो बढ़िया हुआ। अंग्रेजों ने बहुत से काम ऐसे जो हमारे देश में किए, जैसे कि नरबली प्रथा हो, चाहे आपका सती प्रथा हो, इस तरीके से जो लुटेरों की जो एक आप जानते पिंडारी थे, इन सबको जो समाप्त किया, ये सब काम अच्छे थे, कोई इशू नहीं था। लेकिन चूंकि हमारे भारत के लोग इस धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसीलिए भारत के लोगों को यह चीज गलत लगती थी कि हमारा मैटर है, हम किसी को जलाएं या कुछ भी करें, ये कौन होते हैं कहने वाले। तो ऐसे में हमें ये लोग बुरे लगते थे। लेकिन यहां पर उनके ये स्टेप ठीक है, हालांकि माना कि वो लुटेरे थे, उनका उद्देश्य लूटना ही था, लेकिन कुछ स्टेप उनके जैसे सती प्रथा का अंत कराना बहुत अच्छा काम था इनका, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको भी लगता होगा, क्योंकि आज का जमाना बहुत इन सब चीजों के खिलाफ जा चुका है, बट धर्म अभी भी बहुत आगे है। धर्म के नाम पर कुछ आडंबरगिरी और कुछ बहुत सारे ये सब बहुत होता है, अभी भी होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसी के समय पर हमारी जो 1839 में 1829 में समाप्त की जाती है आपकी आपका क्या समाप्त किया जाता है? ये हमारा समाप्त किया जाएगा सती प्रथा। ठीक है, बात याद रखनी है। चार्टर एक्ट जब बनता है इसके बाद पूरी तरह समाप्त हो जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको यहां पर याद रखना है कि इसी में विलियम वेंटिक जो है वो क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ये आपको याद है। ठीक है, ओके। इसी समय पर एक बात और आपको याद रखनी है, और वो क्या कि देखिए इसी समय पर क्या होता है कि हमारे देश में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है राजभाषा, यानी सरकारी भाषा क्या होगी, जो सरकार है उसके काम करने की भाषा क्या होगी। तो अभी तक जो चली आ रही थी वो फारसी भाषा थी, फारसी भाषा थी। लेकिन इन अंग्रेजों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए काम करने वाले जो अंग्रेजी जानते हो, और अंग्रेजी भारत में कोई जानता नहीं था। तो इन्होंने कोशिश की कि एक काम करते हैं ना कि हम कुछ ऐसा बना देते हैं कि यहां पर पढ़ाई हो वो अंग्रेजी में हो, और जिससे कि हमें आसानी से काम करने वाले मिल सके जो अंग्रेजी भाषा को जानते हो। बात समझना, हमारे देश में आज भी लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों का दिया हुआ स्कूल है, अंग्रेजों का ये है। दरअसल वो इसलिए नहीं है, उनका उद्देश्य यह था कि अगर हम कोई काम करने वाला, जिसको हम क्लर्क कहते हैं, अगर ब्रिटेन से लेके आएंगे तो ब्रिटेन से जब आएगा तो फीस भी ज्यादा होगी उसकी, मतलब सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। अगर हमें यहीं से लोग मिल जाए, और क्लर्क कोई बहुत बड़ी तोफ तो है नहीं, तो क्लर्क काम करने वाले यहीं से मिल जाए, सस्ते मिल जाए। ऐसे में इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज कर दिया और ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी इन्होंने अंग्रेजी। याद रखेंगे, अंग्रेजी जो बनाई गई है वो कहलाती है 1835 में मैकाले मिनट्स, जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो बना दी गई वो अंग्रेजी। साथ ही साथ याद रखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत पहला विधि आयोग बनाया गया, फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया। तो विधि आयोग याद रखेंगे, विधि आयोग बनाया गया है, और इसमें देखिए कानून बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अध्यक्ष इंपोर्टेंट है, अगर आप चाहें तो अन्य 4 सदस्यों को ना याद रखें, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी हम बता देते हैं। सीरीज पीटर है, JM मैक्लॉड है, जी बेस्कोम्ब है, इसके अलावा ER मैटकॉफ है। ये 4 सदस्य और हैं, आप चाहें तो इनको याद मत करना, केवल अध्यक्ष याद रखना, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें मुख्य काम क्या है इसका? मुख्य इस काम ने क्या काम किया है विधि आयोग ने, जो कि 1834 में बना है। इसने देखिए भारत में हमारे IPC जो चलती है, IPC बनाई है। IPC इन्होंने तैयार कब की है? 1837 में, लेकिन ये लागू जब होती है ना तो 1860 में जाकर के लागू होती है। बड़ी फेमस है IPC 1860। हालांकि अब तो बहुत सारी चीजें इसमें चेंज कर दी गई हैं। अब नई IPC में बहुत सारी धाराएं नए नाम से जानी जाएंगी, नए नंबर से जानी जाएंगी, वो बात अलग है। लेकिन हमारा यहां पर यह समझना जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड, जो कि 1837 में बना था, इसका प्रारूप पूरा तैयार हुआ और यह कानूनी रूप से जो शुरू हुआ की जो शुरुआत होती है वो 1860 में होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका और काम क्या याद रखेंगे, विधि आयोग की बता रहे हैं, इसी के काम है। इंडियन एविडेंस एक्ट भी लागू किया गया
और जो कि तैयार होता है इस एक्ट के माध्यम से, लेकिन 1872 में लागू होता है। याद रखेंगे की पॉइंट्स, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा आयोग ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी प्रारूप तैयार किया, जिसे 1872 में लागू किया गया। बात याद रखेंगे, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। अपार्ट फॉर दिस द कमीशन ऑल्सो ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट विच वॉज इंप्लीमेंटेड इन 1872। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बात एक और याद रखेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड, ये भी इसी में तैयार किया गया है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अध्यक्षता याद रखनी है आपको, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में है। 1833 के चार्टर एक्ट में ही ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। बस याद ये रखना है कि जो हमारा जो आईपीसी है वो 1860 में लागू हुआ है, और बाकी जो हमने दूसरा पढ़ा है एविडेंस, ये वाला 1872 में लागू। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमने अभी बताया मैकाले मिनट्स, 1835 में मैकाले मिनट आती है, और इसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज 1835 बन जाती है। 1835 में ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है अंग्रेजी। भारत की राजभाषा 1835 में क्या बन जाती है? अंग्रेजी। और इससे पहले क्या थी? इससे पहले थी फारसी। इससे पहले फारसी थी। तो इनका उद्देश्य था क्लर्क बनाना, और क्लर्क वहां से लाते तो बहुत महंगे पड़ते। तो यहां पर इन्होंने इस व्यवस्था को करके धीरे धीरे अब अंग्रेजी शुरू हो जाती है। मैकाले मिनट्स भी आपको समझ में आ गया है, 1833 का एक्ट समझ में आ गया है। और इसके बाद सती प्रथा के बारे में हम आपको बता चुके हैं। सती प्रथा को राजा राममोहन के प्रयासों से विलियम वेंटिक के द्वारा 1929 में समाप्त की गई थी। याद रखिएगा, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की है, लेकिन 1829 में इसे समाप्त किया जाता है। 1829, दरअसल यहां पर जो लिखा है ये 1900 हो गया है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप याद कर लीजिएगा इसको 1829 में। ठीक है, इसके प्रयासों से, राजा राममोहन के प्रयासों से। राजा राममोहन को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, ये कमेंट करके आप बताइएगा। कमेंट करके आप बताइए, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई। याद रखेंगे 1833 के एक्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, वो सब आपको याद रहना चाहिए। तो हमने यहां पर जो एक्ट डिस्कस किए हैं, जैसे कि हमने सबसे पहला किया 1781 का, उसके बाद 1784 का, इसके बाद 1793 का, इसके बाद 1813 का, इसके बाद 1833 का। इतने एक्ट जो हमने पढ़े हैं, एक बार की पॉइंट इसके याद रखिएगा। अगर फिर भी आपको तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और इसके अलावा जब आपको रिवाइज करना हो तो यही लेक्चर एक बार फिर से इसको रिवाइज के लिए 1.2 या 1.5 स्पीड में आप एक बार देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। स्टोरी भी याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं, जितना भी हम इंडियन पॉलिटी बताएंगे, हिस्टोरिकल जहां जहां कनेक्शन है सब कुछ आपके बता के चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री और हमारी इंडियन पॉलिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हम समझते हुए चलेंगे। आपकी समझ को बिल्ड करने का हमारा पूरा उद्देश्य है। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। भाई आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए इतनी पीपीटी बनाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर, और इतना कंटेंट अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर लाते हैं। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर हमने जो चैनल बनाया है, आप सर्च करिएगा @रणधीर एजुकेशन, जो कि यहां पर दे रखा है, ये वाला, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। यहां पर हम आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराते हैं, इन सभी के पीडीएफ भी यहीं पर प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे जुड़ जाइए। आपको ये वाला लोगो मिल जाएगा, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये लोगो मिल जाएगा, इस पे आप सर्च कर। ठीक है, बाकी लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।